नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का दूसरा मेथड है अपना इनकम मेथड। इनकम मेथड के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि इनकम मेथड क्या करता है, नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन साइड को शो करता है। ये ध्यान रखना। इनकम मेथड क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड का मतलब होगा कि हमने क्या देखा था, दो चीजें थी, इधर थे हाउस होल्ड वाले, हाउस होल्ड, इधर कौन था, फर्म। फॉर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड वाले इनको क्या दे रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब एंटरप्राइजेस दे रहे थे। ये क्या दे रहे थे, इनको फैक्टर पेमेंट दे रखे थे। तो ये हाउस होल्ड वाले जितने भी लैंड, लेबर के कॉम्परेटिवली जो भी फैक्टर पेमेंट गेन करेंगे, जब हम उनको बेस करके नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इनकम मेथड। ठीक है, ये किसको शो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के साइड को ये शो करता है। इसमें ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप द इनकम्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। किससे हम निकालते हैं कि जितने भी इनकम, जितने भी इंडिविजुअल हैं किसी भी देश के, उनकी जो भी आय होगी उनको जब हम एक साथ सम अप कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, इनकम मेथड। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, इनकम मेथड के लिए ये चार्ट अपना इसका वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए। इनकम मेथड के लिए चार चीजें आएंगी, एनडीपी, एफसी, इसमें क्या सब आएगा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, रेंट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इतनी सारी चीजें इसमें काउंट की जाएंगी। अब यही जब एनएनपी होगा फैक्टर कॉस्ट पे, ये एनडीपी है फैक्टर कॉस्ट पे, एफ इसमें गलत हो गया है, एनएनपी होगा जो फैक्टर कॉस्ट पे, इस पे क्या होगा, जब इन सारी चीजों पे आप क्या करिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, एनएनपी। जीएनपी को जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी एनएनपी होगा। जीएनपी में क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम जोड़ेंगे। इसमें क्या होगा, जब ये देखिए डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, ये सारे किसके तहत आएंगे, प्रोफाइल पब्लिक प्रॉफिट के तहत ये चीजें आ जाएंगी। इंटरेस्ट, रेंट, इंटरेस्ट ऐसे ही आ जाएगा, रेंट ऐसे ही आ जाएगा, मैक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, केवल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर। इसी के साथ जीडीपी को हम जब इसमें जीडीपी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो भी पैसा लग रहा है उसका जो कंजम्पशन है वो, फिर डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इनकम टैक्स, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। या तो प्रोफाइल है या प्रॉफिट है, इसको हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इसका फोटो ले लीजिएगा, इनकम मेथड हालांकि पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए है, इसको जान लीजिए। और लास्ट जो आता है, अब इसमें देखिएगा, अब यदि मतलब ये पूछना नहीं चाहिए, सब इतना डिटेल्स नहीं जाता है, फिर भी मानिए पूछ दिया, तो इनकम मेथड आपको क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड को वो करता है, बताता है। और जो भी लोग, हाउस होल्ड किसी कंपनी वगैरह में जो काम करने के बाद जो भी अपने मतलब सैलरी, वेजेस, रेंट ये सब देते हैं, सैलरी उनको मिलता है, उस सब का ओवरऑल जब पूरे नेशनल मतलब पूरे देश के लोगों के हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, इनकम मेथड। और तीसरा जो मेथड है ये है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर किसका, पल्लवी, जी, हाउस होल्ड्स का सर। वेरी गुड, ये किसका, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। अब ये बताइए, एक्सपेंडिचर या मतलब ये समझिए कि किसी भी चीज को या कोई चीज आप एक्सपेंड मतलब खर्च कब करिएगा, जब आपके पास पैसा होगा, पैसा इनकम होगा, हाँ। सिंपल, आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तभी जी आप खर्च करिएगा। जी सर।
तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको यही ध्यान देना है कि ये क्या करेगा, हाउस होल्ड का, ये देखिए कंज्यूमर्स गुड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कलेक्टिव बॉन्ड्स। सिंपल इसमें आप ये ध्यान रखना है कि जो भी चारों इनपुट्स से लोगों को पैसा मिल रहा है, उस पैसे से आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कैसी होती है, आप कितना खर्च करते हैं, इसको आधार को बना करके जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के इन तीनों विधियों में, तीनों तरीकों में सबसे सटीक और सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, बोलिए। सर इनकम नहीं सर, पहला वाला नहीं, वैल्यू एड। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन हम तो लोग सर पहले बता एक्सपेंडिचर मेथड क्यों अच्छा तरीका है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से ये पता लग पाता है कि नेशनल इनकम के किस पोर्शन को आप खर्च कर पाते हैं, अपने पैसे के कितने हिस्से को आप खर्च कर पाते हैं। अब जो पहला मेथड था प्रोडक्ट मेथड था, प्रोडक्ट मेथड क्या करता है, प्रोडक्ट मेथड कहीं ना कहीं आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में बताता है और सरकार इसी मेथड पे जाकर के चीजों को खर्च करती है, ये ध्यान रखें। अब आइए कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है उनको हम जान लें और इसके साथ फाइनलाइज करें टॉपिक। अब यहां ध्यान रखिएगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यहां से पीटी में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। भारत के लिए राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। किस साल, 1868 में। क्या था उनका मतलब वो रिसर्च पेपर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कितना बताया था उन्होंने, 20 रुपए। 20 रुपए। ठीक, इसके बाद फ्रेडली सिराज, इन्होंने 1911 में जोड़ा था और इन्होंने बताया था कि 49 रुपए, 49 रुपए वॉज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रोफेसर वी राव, इन्होंने 1925-30 में भारत की राष्ट्रीय आय निकाली थी। एट दैट टाइम इट वाज ₹76, 76 रुपया था। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से प्रोफेसर वी राव ने ही भारत के लिए राष्ट्रीय आय को निकाला था। ये कई जगहों पर क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछ रखा है जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। उसके बाद यूपीपीसीएस ने कई बार उठा के पूछा है, अपना बीपीएससी उठा के पूछ रखा है, अकाउंट्स अफसर का जो पीटी हुआ था उसमें उठा के पूछ रखा है। ठीक है, कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से किस व्यक्ति ने भारत की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की थी, तो ही वॉज प्रोफेसर वी राव। इसके बाद राष्ट्रीय आय की समिति बनाई जाती है 1949 में, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये 1950 से 54 के लिए क्या करता है, राष्ट्रीय आय को निकालता है, 246 रुपए उस समय राष्ट्रीय आय होती है। और 1954 में जाकर के ये नेशनल इनकम कमेटी कोलैप्स कर जाता है। और इसी 1954 के 2 सालों बाद 1956 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, सीएसओ को, जो 1956 से लेकर के टिल नाउ, मतलब अभी तक 2021 तक हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को निकालने का कार्य करती है। ठीक,
इसी के साथ कंसेप्ट आता है बेस ईयर का। बेस ईयर का अभी क्या, कौन सा बेस ईयर है? 2011 11-12। अब बेस ईयर को हम यूज कहाँ करेंगे? इसका कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था, जी सर, जीबी वगैरह कैलकुलेट जीडीपी करने। डिफ्लेटर वगैरह में इसको निकालने का हम काम करते हैं। इस हिसाब से डिफ्लेटर को हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब ये यदि आप चाहें तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का भी एक ये बनाया गया है डायग्राम, इसको चाहें तो आप देख सकते हैं। और इसमें भी कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, मार्केट प्राइस पर क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें आएंगी, नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब इसमें जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन को हटा दीजिएगा तो ये एनडीपी हो जाएगा, जो हम पिछले 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, ये भी मार्केट प्राइस पर है। और जब इसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा। ये जीडीपी में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को हटाइएगा तो एनडीपी हो जाएगा। और ये एनडीपी मार्केट प्राइस में से जब वो कर दीजिएगा, हाँ, तो ये एनडीपी होती है। इसका आप चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए इधर आइए। ले लीजिए। नॉमिनल जीएनपी एंड रियल जीएनपी। नॉमिनल और रियल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था जीडीपी के कैलकुलेशन के सेंस में, नॉमिनल और रियल, जिसको हमने जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको बताया था। वही चीज है, जीडीपी डिफ्लेटर की ही तरीके की चीज है। ये जीएनपी डिफ्लेटर हो जाएगा और कुछ नहीं, ये जीएनपी डिफ्लेटर की बात आएगी। ये जो नॉमिनल जीएनपी है ये क्या हो जाएगा, इस साल के लिए हम निकालेंगे तो ये इस वर्ष का हो जाएगा 2021 का। ये मानिए कि 121 रुपया है, 121 रुपया है ये, ठीक। रियल जीएनपी 100 पकड़ लीजिए कि बेस ईयर का हो गया 100, तो ये 100 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये पूछेगा कि दोनों के बीच कितना का डिफरेंस हो गया, तो 121 बटा 100 गुने 100 तो कट जाएगा, 21% का ग्रोथ हुआ। यही देखिए, ये देखिए, ये फॉर्मूला रहा आपका जीएनपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीएनपी ऑफ अ ईयर, रियल जीएनपी ऑफ अ ईयर इनटू 100, ठीक है। ये चीजें किसको बताती है, ग्रोथ रेट को। यहां तक क्लियर? पल्लवी जी सर। अब एक नया टर्म आता है जो कि आपके बीपीएससी मेंस में भी पूछ रखा है और कई जगहों पर पूछ रखा है, ग्रीन जीएनपी और ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीएनपी ऑब्लिक जीडीपी क्या होगा, ग्रीन जीएनपी या जीडीपी बताइएगा आप। सर सर नहीं पता। ग्रीन खड़ी। अब देखिए कि हम साल भर के लिए जीडीपी क्या होगा, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक। अब देखिए इस जीडीपी में का मतलब क्या हो गया कि सभी जो भी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, इनके द्वारा जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित किया जाएगा उनका जो सकल मूल्य होगा उसको क्या कहेंगे, जीडीपी का। अब उद्योग या कंपनियां जो पहले भी काम करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उन उद्योगों में और कंपनियों में काम करने के लिए कुछ केमिकल्स लगेंगे, कुछ मानिए कि कई तरह की चीजें हैं जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, यही बोलने वाले। जी सर। है ना, पर्यावरण को दूषित करेगा, गैसेस निकलेंगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि ये बेसिकली जो कंपनियां क्या करती हैं
कि इन पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए अपने प्रोडक्शन में से गुड्स का कुछ हिस्से को सब्सट्रैक्ट कर देती हैं, कुछ पैसे को ये क्या करती हैं, मतलब सिंपल ये समझिए कि जीडीपी को बनाने में जो पर्यावरण का जो लॉस हो रहा है, उस पर्यावरण के लॉस को सुधार करने के लिए जो कंपनियां अपने सकल घरेलू उत्पाद का कुछ हिस्सा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए डोनेट करेंगी, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी। ये देखिए, in the estimation of real GDP or national income, the cost of pollution of air and water by the firms in the production process of goods must be subtracted to arrive at what has been called green GDP or green GNP. ठीक, इसमें आपको इस पर एक नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पूछी गई चीज है और वो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि आप कैसे क्या कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं। इसके साथ अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट नेशनल इनकम का, और मुझको नहीं लगता है कि शायद जितना डिटेल्स में हमने किया है, इतने डिटेल्स में कहीं और दूसरी जगह अन्यथा ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कहीं उपलब्ध भी हो। आज पिछले 5-7 दिनों से तो हम काम कर ही रहे हैं। इसके बाद अपना टॉपिक अब स्टार्ट होगा बैंकिंग सेक्टर।